तो इस प्रश्न में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि किसने आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया। तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस ने। आप जानते हो गुजरात टाइटंस का ये पहला आईपीएल था और इसने इसी को ही जीत लिया। बात करेंगे किसे हराया या उपविजेता कौन रहा, तो राजस्थान रॉयल। और इसका फाइनल कहां पे खेला गया था, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे। और आप जानते हो 2022 का जो ये आईपीएल था, कौन सा संस्करण था, एडिशन था, 15th नंबर का। कहां पे हुआ, भारत में। और अभी आईपीएल के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आईपीएल ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस बार आपको पता है टोटल 10 टीमें खेली हैं, 2 नई टीमें शामिल हुई थी। कौन कौन सी, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। आप जानते हो अहमदाबाद टीम का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया, गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम बदल के हो गया था लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने केएल राहुल। अच्छा, हमने कहा आईपीएल तो जीत लिया गुजरात टाइटंस ने, जिसके कप्तान भी याद रखना हार्दिक पांड्या है। यहां पे 2 तरह की कैप आपको मैं बताता हूं, कौन कौन सी कैप, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। देखो ऑरेंज कैप किसको मिलती है, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, और पर्पल कैप किसको मिलती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप मिली है जॉस बटलर को, और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल के। पर्पल कैप मिली है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और ये मिली है युजवेंद्र चहल को, ये भी राजस्थान रॉयल के, मतलब दोनों राजस्थान रॉयल के। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। तो इस पूरे आईपीएल में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना था, तो चेन्नई सुपर किंग। और अगर पूछे मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी, तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। अच्छा, 2022 और 2023 के जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया, टाटा ग्रुप बन गया। और 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बना था रुपे। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो बने। और अगर पूछे आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, भुवनेश्वर कुमार। और अगर आपसे पूछे कि आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, ये राजस्थान रॉयल की है। और अभी हमने पढ़ा था आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, शिखर धवन बने थे, ये पंजाब किंग्स के हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि जब ये आईपीएल चल रहा था इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आते थे वो मैं डेली करंट अफेयर्स में या वीकली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब पूरा आईपीएल हो गया है तो सारे एक साथ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको ध्यान रखना है, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसने मोनाको ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। रेडबुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, पहला पॉइंट ये याद रखना, ये मैक्सिकन ड्राइवर हैं और इन्होंने ही अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया 2022 की, ये उनकी पहली जीत है। क्या नाम है, सर्जियो पेरेज। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही, तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग आई है, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। जबकि महिला टीम की बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम छठे स्थान पर रही है। टॉप पे इसमें नीदरलैंड की टीम है। अच्छा मुझे बताओ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा हैं। इनका नाम अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वैसे हमारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्रो निकोंगबाम है, मणिपुर से हैं ये। आपको बताया भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बन रहा है, उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। आप जानते हो 2023 के जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे, उड़ीसा में। और हमारे जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसने पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 को जीत लिया, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने। तो 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप है ये इसका 11वां संस्करण था, जो कहां पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में, जिसको जीत लिया है साउथ कोरिया ने। किसको हराया, मलेशिया को। तो फर्स्ट नंबर पे साउथ कोरिया है, या यूं कह सकते हो साउथ कोरिया ने गोल्ड जीता है, मलेशिया ने सिल्वर, और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा, यानी कि भारत ने ब्रोंज जीता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक साथ मैंने आपको बता दिए। कौन सा संस्करण वो याद रखना। ये है क्या, 2022 का पुरुष हॉकी एशिया कप 11वां संस्करण, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। गोल्ड जीता साउथ कोरिया ने, सिल्वर जीता मलेशिया ने, भारत ने ब्रोंज जीता। अच्छा, साउथ कोरिया से 2 प्रश्न और याद आएंगे आपको।
एक तो अभी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए यून सुक योल, और अभी पहला एशियाई देश बना था साउथ कोरिया नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप का ज्वाइन करने वाला। उसके अलावा उबेर कप 2022 जो हुआ था उसको भी साउथ कोरिया ने ही जीता था चाइना को हरा करके। उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। और इसी से आपको याद आएगा थॉमस कप, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, इसको पहली बार भारत ने जीता है। किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया। और जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो कि इस पुरुष हॉकी एशियन कप 2022 में भारत ब्रॉन्ज लेकर के आया, आपको याद आएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें भी हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर के आई थी, उसमें हमने जर्मनी को हराया था। तो ऐसे याद रख लो, चीज़ों को याद रखना आसान रहेगा। चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ोगे, चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ोगे तो भाई यहाँ पे हमने ब्रॉन्ज जीता, तो इसी तरह से हॉकी में हमने और कहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था, तो चीज़ें लिंक होएगी ना, तो आसानी रहती है। हम बढ़ते हैं अभी आगे। चलिए बताइए, अभी किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा हरिनी लोगन। तो भारतीय अमेरिकी है हरिनी लोगन, जो टेक्सास में 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा है, और अभी उन्होंने 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। बाकी अन्ना कबाले दुबा का नाम आपने सुना होगा, केन्या की नर्स है जिन्होंने अभी दुनिया की बेस्ट नर्स का अवार्ड जीता। और आप जानते हो अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता था? फाल्गुनी शाह ने। और गीतांजलि श्री का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये अभी वो भारतीय लेखिका बन गई हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जिन्होंने जीता है। इनकी पुस्तक है जिसे हिंदी में लिखा गया है, जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसका ट्रांसलेटर कौन है, अनुवादक कौन है? डेजी रॉकवेल है। उनका नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि गीतांजलि श्री का नाम तो सबको याद है, डेजी रॉकवेल पे प्रश्न आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा इगा स्विटेक ने। तो फ्रेंच ओपन ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है आपका, और इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस प्लेयर इगा स्विटेक ने। और इगा स्विटेक कहां से हैं? पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। इसमें इन्होंने 18 वर्षीय कोको गॉफ को हराया, और इस तरह से उन्होंने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। उन्होंने अपना पहला फ्रेंच ओपन 2020 में जीता था। तो क्या बताया मैंने आपको, इस साल का ये फ्रेंच ओपन किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल में बात कर रहे हैं, इगा स्विटेक ने जीता। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। किसे हराया? कोको गॉफ को। ये कहाँ की है? ये यूएस की टेनिस प्लेयर है। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यहां से भी प्रश्न आ जाता है एक स्टैटिक प्रश्न कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो कई बार हमने पढ़ा है, याद रखो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। अब आपके मन में आएगा ये तो वुमेन सिंगल की बात हो गई, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? वो हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न में, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। और साथ में एक और प्रश्न का उत्तर दो कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। तो देखो आ गया वो प्रश्न, बताओ अब फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल, और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ये उनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है। इसमें उन्होंने किसे हराया? कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं। आपको बता दूं इसी के साथ राफेल नडाल 36 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले, मेन सिंगल टाइटल का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। और वैसे उनके नाम अब रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। और आपसे एक और प्रश्न पूछा था, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहते हैं? राफेल नडाल को ही कहते हैं। ये आपको बताया था कि इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे जो पहले वाला था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था। आपके मन में आया तो होगा ना कि उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता, या तो आपको पता होगा, और पता है तो आप क्या रिलेट कर पा रहे हो दोनों से, कि उसमें भी मेन सिंगल का टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, लेकिन उसमें वुमेन सिंगल का जीता था एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, और इनके संन्यास लिया इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास लिया, और उसी के बाद इगा स्विटेक नंबर 1 प्लेयर बन गई है वुमेन्स खिलाड़ी में। तो नाम ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए,
अभी किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजीत नॉर्वेकर को। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इसका कौन सा संस्करण रहा? 17वां नंबर का, जो अभी मुंबई में हुआ था, जिसमें अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक हैं संजीत नॉर्वेकर। इनको प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए दिए गए। और किसने दिए? हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका और निकलेगा कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस कंट्री चुना गया था? तो आंसर कर देना बांग्लादेश को। चलो आप मुझे बताओ, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये मिला किशोर कुमार दास को। और अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसने जीता? डॉक्टर भूषण कुमार ने। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री ने जीता है, उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इसे मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि अनुवादक कौन थी? डेजी रॉकवेल। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का इन दोनों को मिला है। दोनों के नाम याद रखना, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। कौन सी बुक के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड। याद रहेगा ना? तो हम बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा उमर निसार को। तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं उमर निसार। इनको मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमर निसार, इनको महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए, जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों को मुकाबला करने के उनके काम के लिए ये पुरस्कार मिला है। चलिए आप मुझे बताइए, 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद शर्मा को। और अगर आपसे पूछा जाए कि बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? आंसर होगा दीपक धर। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा जेसी चौधरी। याद रखना, ये सारे नाम पढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। आपको पता है पहले केंद्र सरकार देती थी ये पुरस्कार, जिसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन फिर इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया। तो अब राजस्थान सरकार अपने खिलाड़ियों को ये राजीव गांधी खेल रत्न नाम से एक पुरस्कार देना शुरू करेगा। ये घोषणा अभी यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अभी अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे, जिसमें सभी उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, वैसे आप मुझे बताओ, जो केंद्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें पुरस्कार राशि को भी बदला गया नाम के साथ साथ। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कब होता है? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती यानी कि 29 अगस्त को। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भाई पहले तो नाम यही था ना, तो फर्स्ट टाइम किसे और कब मिला था? तो हमारे जो चेस प्लेयर हैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किसने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने चंडीगढ़ को हरा करके 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो हुआ कहां पे? तमिलनाडु में। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, पिछले साल यानी कि 2021 में जो इसका 11वां संस्करण हुआ था, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उसको भी उत्तर प्रदेश ने जीता था। और कौन से नंबर की है ये? 12वें नंबर की। और 12वें नंबर से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, अभी सुनते जाना। अभी 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि तमिलनाडु में हुई, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता है चंडीगढ़ को हरा के। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो अभी भोपाल में हुई थी, उसको जीता उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा करके। और अभी 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो हुई मणिपुर के इम्फाल में, उसको हरियाणा ने जीता झारखंड को हरा करके। और सुनो, अभी तो 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि टर्की के इस्तांबुल में हुआ, जिसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 2 ब्रोंज है। गोल्ड किसने जीता? निखत जरीन ने जीता है। और इस तरह से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। निखत जरीन इनका नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को जीता? तो आंसर होगा रश्मि साहू।
तो पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक हैं ये रश्मि साहू, जिनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार सोनू सूद ने दिया है और उन्हें ये पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? एलन मस्क को। और टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था सिमोन बाइल्स को। चलो मुझे बताओ, अभी कछुओं के संरक्षण के लिए जो बेहलर टर्टल पुरस्कार है वो किसे मिला था? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किसे सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैरेन सैमी को। डैरेन सैमी ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, जिनको अभी पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे कहते हैं सितारा पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया गया। क्यों किया? तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में डैरेन सैमी का बड़ा रोल रहा है, इसी वजह से उन्हें मिला ये सम्मान। आपको याद आता होगा हिलाल ए पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान ने बिल गेट्स को ये हिलाल ए पाकिस्तान नाम का सम्मान दिया था, वो भी ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा डेजी रॉकवेल ने और गीतांजलि श्री ने। एक्चुअल में गीतांजलि श्री, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदी में जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और इसे ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, और अभी इन दोनों को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बाकी अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसने जीता? सिंथिया रोसेंजबर्ग ने। ये नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। और एक नोबेल प्राइज ऑफ वाटर जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का जीता प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी जून 2022 में आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर चुना गया? तो आंसर होगा विक्की कौशल को। तो आईफा अवार्ड्स 2022 ये अबू धाबी में हुए और इसमें विक्की कौशल को सरदार उद्यम के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह मूवी को। इसके डायरेक्टर है विष्णु वर्धन, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है शेरशाह मूवी के लिए। अच्छा, अब लगे हाथ हम ऑस्कर को भी रिवाइज कर लेते हैं। 2022 के ऑस्कर कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के। उसमें बेस्ट फिल्म रही है कोडा। बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका कैस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर हैं जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर बने हैं। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा टर्न योर बॉडी टू द सन। तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये टर्न योर बॉडी टू द सन, जिसने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कुंच पुरस्कार जीता, और ये अवार्ड दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। अच्छा, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? 17 नंबर का। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से 2 प्रश्न आपको याद आएंगे। अभी अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं और लेखक हैं संगीत नॉर्वेकर। अभी उन्होंने डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। और कौन सा देश फोकस कंट्री है इसमें? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई? तो आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इस साल योग दिवस का यह 8वां संस्करण है, और इस बार इसका आयोजन स्थल कौन सा रखा गया है? मैसूर, कर्नाटक। कब होता है योग दिवस? 21 जून को। तो इस बार इसकी थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। पिछले साल क्या थी? योगा फॉर वेलनेस। जैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अब जब भी योग वाला प्रश्न आता है, एक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे बना है? लॉस एंजल्स में, यूएस में है ये। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे बना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य आप जानते ही हो, लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। और मैं आपको बता दूं, ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। आप जानते हो नेशनल मिल्क डे भी होता है, जो हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को।
क्योंकि श्वेत क्रांति के जो जनक थे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनकी जयंती होती है 26 नवंबर को। और इसी को हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे 26 नवंबर को एक और डे होता है, संविधान दिवस। अच्छा, यहाँ पे दूध से 2 प्रश्न मैंने आपको बताए थे। एक तो जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव अभी कौन सा बना? जेरी गांव। और अगर पूछे कि भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। मतलब ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। वैसे साइंस से भी आप रिलेट कर सकते हो कि मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 6.7 तक होता है। और 1 जून को आप ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक माता पिता दिवस भी मनाते हो, जिसकी थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे। तो आंसर होगा 28 मई को। तो भूखमरी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाए। इसका मकसद है दुनिया भर में भूख से मर रहे लोगों का समर्थन करना। और इसकी थीम क्या है? #यूथ एंडिंग हंगर। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। हंगर से आपको एक इंडेक्स याद आएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। उसमें भारत की रैंक है 101। और जीरो हंगर का टारगेट क्या है? 2030 का है। और हंगर से एक देश भी याद आ गया होगा आपको, हंगरी। और हंगरी से करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। याद रखना ये सारे पॉइंट। पढ़ते हैं आगे। तो बताइए, अभी विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो 3 जून को हर साल वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है, जबकि दुनिया में साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। तो याद रखना, बाइसिकल डे 3 जून को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा ओनली वन अर्थ। आप जानते हो हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को ही मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 5 जून को? क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द बोला मैंने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर और इसके हेड कौन है ये बता दो। तो आप आंसर करना। हेडक्वार्टर तो नैरोबी केन्या में है और इसके हेड है इंगर एंडरसन। और इस साल इसकी मेजबानी स्वीडन कर रहा है और इसकी थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। अच्छा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पे हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, रियो ब्राजील में। पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव हैं। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी भारतीय डाक सेवा ने देश में पहली बार ड्रोन से डाक पार्सल की डिलीवरी की है और ये डिलीवरी गुजरात के कच्छ में की गई। तो ड्रोन ने अभी 25 मिनट में 47 किलोमीटर दूर पार्सल पहुंचाया, वो भी बिना किसी परेशानी के। और इससे डाक पार्सल जो ये डिलीवर किया गया, इसका वजन था 2 किलोग्राम का। तो ये प्रश्न आपको याद रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे किया था? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वैसे मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अच्छा, मुझे बताओ अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इजराइल। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? 100। और आप मुझे बताओ, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और यहीं पर ही अभी पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। वैसे भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। और इंद्रजाल क्या है? ये एक ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको डेवलप्ड किया था ग्रीन रोबोटिक्स ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और ड्रोन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? UAV, यानी कि अनमेन्ड एयर व्हीकल। तो ये ड्रोन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक साथ मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? तो आंसर होगा बिहार में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वे में कहा गया कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग
222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। अच्छा, केजीएफ मूवी देखी है आपने? कोलार गोल्ड फील्ड जिसे कहते हैं, कहां पर है ये? कर्नाटक में है। और आप मुझे बताइए, अब आपके लिए प्रश्न आ रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कौन है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखो, इसका उत्तर तो मैं आपको दे देता हूं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है या डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर एस राजू, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। लेकिन अब आप मुझे बताओ, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी अभी पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फ्रंटियर। ये मैंने आपसे पूछा भी था, तो आंसर होगा फ्रंटियर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। लेकिन अभी अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बना डाला और उसका नाम रखा फ्रंटियर। ये जापान के फुगाकू को पछाड़ करके अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। ये एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। सिंपल सी बात है, इसका नाम याद रखो, जैसे फुगाकू का नाम याद रखा था, अब ये है फ्रंट में आ गया, तो फ्रंटियर यूएसए ने बनाया है। अब फटाफट से आप मुझे बता दो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं और विश्व में किसे कहते हैं? ये 3 प्रश्न के उत्तर दे दो, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा बताइए, भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगा अब किसकी मदद से बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा पॉलिएस्टर। तो भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगा भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार पॉलिएस्टर और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए कहा कि पॉलिएस्टर या मशीन से बने हुए झंडों या राष्ट्र ध्वज को अनुमति अभी दे दी गई है। इससे पहले आपको बता दूं, केवल कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने, हाथ से बने हुए झंडों को ही अनुमति थी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अभी 15 जनवरी 2022 को, जिस दिन हम आर्मी डे मनाते हैं, उस दिन अभी खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पे प्रदर्शित किया गया था? तो आंसर होगा जैसलमेर के लोंगेवाला में। और आपको याद होगा, भारत ने 78,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ लहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था बिहार में। वैसे राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। और चांद पर झंडा फहराने वाला बताओ दूसरा देश कौन सा बना था? पहला तो यूएस था, दूसरा था चाइना। अच्छा, मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही याद आ रहा है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपको पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया ने। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, जिसे कहेंगे CRE8, ये लॉन्च किया? तो आंसर होगा कॉइन स्विच ने। तो भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो निवेश एप्लीकेशन है कॉइन स्विच। इसने क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। तो रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए ये देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका नाम दिया CRE8। ये उन 8 क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो भारतीय रुपये में ट्रेड किए गए क्रिप्टो के कुल बाजार पूंजीकरण का 85% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, कॉइन बेस के बारे में आपने सुना होगा। अभी फॉर्च्यून 500 की सूची में प्रवेश करने वाली ये पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। वैसे इस लिस्ट में वॉलमार्ट ये लगातार 10वें साल टॉप पर है। और आपको याद होगा, अभी क्रिप्टो एनालिटिक फर्म है चैनालिसिस। इसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 21वें स्थान पे था, टॉप पे यूएस था। और अभी मास्टर कार्ड ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ समझौता किया था। और बिटकॉइन, इसको अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी कि ऑफिशियल करेंसी बनाने वाला दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और पहला देश कौन सा था? अल सल्वाडोर। उसी तरह से अभी किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई? तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। और नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ई नायरा। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15, इसको किसने लॉन्च किया था? क्रिप्टो वायर ने। और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 30%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो देश में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की जगह बदल गई है। महाराष्ट्र 138 लाख टन के उत्पादन के साथ टॉप पे आ गया फिर से।
और जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये 104 लाख टन चीनी के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पे चला गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा अभी सब्जी उत्पादन में ये नंबर 1 आ गया, और फलों के उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। चलो बताओ, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दुनिया में तो क्यूबा देश को कहा जाता है और भारत में उत्तर प्रदेश को। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा है ये, जिसे उत्तराखंड में देवस्थल में स्थापित किया गया। आपको बता दूं, इसमें मरकरी यानी कि पारे का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप जानते हो एकमात्र मेटल है, एकमात्र धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। और इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों ने तैयार किया। इसका जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो 4 मीटर का है। तो इतने चीजें आप ध्यान रख लो। अच्छा, आपको याद होगा अभी चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज के लिए एक योजना बनाई है, और इस परियोजना का नाम दिया है CHES, यानी कि क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। और बताओ, नासा के किस टेलीस्कोप ने अभी 30 साल पूरे किए थे? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। उसके बाद नासा ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया था, उसका नाम है जेम्स वेब। और चाइना ने भी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, मतलब धरती पे ही बनाया था, उसका नाम है फास्ट, जिसका डायमीटर है 50 मीटर का। तो ध्यान रखना ये चीजें। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद। तो अभी IIM अहमदाबाद ने एस फार्म इंडिया के सहयोग से देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। मतलब आज भी किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत के बारे में नहीं पता चलता है, तो इसी का सॉल्यूशन है ये सूचकांक। ये सूचकांक किसानों को उनकी जमीन की असली कीमत बताएगा। नाम से ही मालूम चल रहा है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। ये देश का पहला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना किसने बनाया? IIM अहमदाबाद ने। बाकी देखो, IIT दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दुनिया का भी सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर इसने लॉन्च किया था, नाम है नासो 95। और IIT रुड़की से आपको याद आएगा कि अभी एक तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन को इसने लॉन्च किया था, और एक सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, इसे स्थापित किया गया IIT रुड़की में ही। और IIT मद्रास, इसने एक तो पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट, उसको डेवलप किया। और अभी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया था IIT मद्रास ने, ये भी ध्यान रख लेना। और अगर पूछा जाए कि भारत के बाहर अपना पहला IIT कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये कहाँ पर बनेगा, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये चंडीगढ़ में बनेगा, एक तो ये आपको याद रखना है। और इसी के लिए अभी चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक समझौता भी हुआ है। तो इस केंद्र में एयरक्राफ्ट, एरो इंजन और एयरफोर्स से संबंधित सभी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध होंगी। इस विरासत केंद्र यानी कि हेरिटेज सेंटर का उद्देश्य क्या है? युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता व अखंडता को लीड करती है। और इस विरासत केंद्र में भारत और दूसरे देशों के बीच में जो युद्ध हुए, उसमें भारतीय वायुसेना ने कैसे अपना पराक्रम दिखाया, मतलब उनके शौर्य का जिक्र किया जाएगा। अच्छा, हेरिटेज यानी कि विरासत केंद्र से आपको याद आएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हम कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। और हमने इससे एक और डे याद किया था, म्यूजियम डे, इसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 18 मई को। अच्छा, वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार है। और अभी नए आर्मी चीफ बन गए मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस कंपनी ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा की, तो आंसर होगा Kia.ai। तो अभी Kia.ai कंपनी है, इसने भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स जिसका नाम रखा है कियावर्स, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कियावर्स के माध्यम से उपभोक्ता अपने घरों में आराम से लेन देन कर सकेंगे और बैंकिंग जानकारी पा सकेंगे और कई बैंकिंग उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे घर पे बैठे बैठे। आपको याद होगा JP मॉर्गन बैंक के बारे में, ये US का बैंक है और अभी ये पहला बैंक बना था दुनिया का मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला। और आपको याद होगा फेसबुक का नाम बदल करके मेटा हो गया, और जब ये नाम बदला था शायद तभी हमने पहली बार मेटा के बारे में इतना सुना था। उसके बाद ये काफी चर्चा में रहा मेटा। और हमने पढ़ा भी मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली IPL टीम कौन सी बनी? गुजरात टाइटंस।
क्या होता है ये मेटावर्स, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया भी था। इसको ऐसा समझो एक वर्चुअली है, वर्चुअल दुनिया है। जैसे कि वर्चुअल एक बैंक बना दिया, एक स्टोर खोल दिया, वहां आप जा रहे हो। जैसे कार्टून नहीं होता, गेम वगैरह खेलते हो, एक गुड्डा होता है, कार्टून होता है, वो शॉप के अंदर जाता है, फिर वहां आप वर्चुअल मनी पे करते हो, कुछ खरीदते हो। जैसे कि गेम वगैरह होते हैं ना, गन वगैरह खरीदते हो, कार वगैरह खरीदते हो, तो उसी तरह से आप समझो इसको। तो आप वर्चुअली शॉपिंग कर पाओगे, चीज़ों को देख पाओगे, उसकी डिटेल आपको वहां पे दिख जाएगी स्क्रीन वगैरह पे। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, फिर वो चीज़ आपको शिपिंग कर दी जाएगी आपके घर पे। जैसे अमेजन वगैरह पे नहीं होता, फ्लिपकार्ट पे आप कोई चीज़ परचेज कर लेते हो ऑनलाइन, फिर वो आपके घर पे पहुंचा दी जाती है 2-5 दिनों में। तो उसी तरह से है ये। तो अभी तो प्रश्न में आप याद रखना क्या पूछ रहे हैं कि भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की अभी किसने घोषणा की? Kia.ai ने। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। ये पौधा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की शार्क खाड़ी स्थित विश्व विरासत क्षेत्र में उथले पानी में खोजा गया है। इस पौधे को पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है। मतलब ये एक पौधा इतना बड़ा है कि ये 200 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, इसलिए हमने कहा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया की शार्क खाड़ी में। अच्छा देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया अभी 2 कारणों से न्यूज में था। दोनों के दोनों प्रश्न मैं आप ही से पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनो। एक तो अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए ये बताओ, और आपको बताना है कि अगली जो क्वाड समिट होगी वो कहां पर होगी अगले साल 2023 में। मेरे ख्याल से मैंने आपको सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, आप बता ही दोगे। अब तो ऑस्ट्रेलिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, तो थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं प्रश्न को। आप बताओ अगले साल 2023 में जो क्वाड समिट होगी, अब आप बता दिया आपने ऑस्ट्रेलिया में होगी, आप बताओ कौन से नंबर की है वो? तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है, पांचवें या छठे नंबर की, कौन सी है? इसकी अभी 2022 में एक समिट आपको याद होगा टोक्यो जापान में हुई थी। अगर वो आपको याद है कौन से नंबर की है तो अगले साल की बता ही दोगे आप। बताओ, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा श्रेया लेंका। तो उड़ीसा की है ये श्रेया लेंका, जो पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इस तरह से वे अब लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई लड़की ग्रुप है ब्लैक स्वान नाम से उसका हिस्सा बन गई है। तो नाम ध्यान रखना है इनका। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता था ग्रैमी अवार्ड्स में, तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह। और मिस वर्ल्ड 2020 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड किसने जीता था? नवदीप कौर ने। याद रखना ये सब, पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश ने पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून पास कर दिया? तो आंसर होगा ग्रीस। तो अभी ग्रीस सरकार ने देश का पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून को पास कर दिया। ग्रीस का ये पहला क्लाइमेट लॉ है जो 2028 तक देश में सभी कोयला बेस्ड बिजली प्लांटों को बंद करने की बात करता है। यानी कि जब भी बिजली का उत्पादन होगा उसमें कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, कहने का मतलब ये हो गया। और इतना ही नहीं, इस कानून के तहत जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश 2030 तक अपने कुल उत्सर्जन यानी कि जो भी वो एमिशन करता है वो उसमें 55% तक की कटौती करेगा। और फिर 2040 तक इसे बढ़ा करके 80% करने का लक्ष्य है। और फिर 2050 तक ग्रीस ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जेरो एमिशन की बात कही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने क्लाइमेट लॉ को पारित किया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और एक और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंग्लैंड। आपको बताया 2022 में जो कोप 27 होगा वो कहां पे होगा? मिस्र में। और अभी मिस्र ये नवीनतम सदस्य देश बना है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। लेकिन यहाँ तो बात ग्रीस की है। मिस्र मतलब होता है इजिप्ट और ग्रीस अलग है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, करेंसी यूरो है। और इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कटरीना सबेलारोपोलू। कटरीना याद रख लो आप तो नाम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश में दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना शुरू की गई? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में जो चिल्का लेक है ना, उसमें मछली पकड़ने वाली बिल्लियों यानी कि फिशिंग कैट के लिए दुनिया का पहला गणना सर्वे शुरू हुआ। ये गणना चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई। तो इस गणना के अनुसार चिल्का लेक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, उसमें 176 फिशिंग कैट पाई गई हैं। ये ध्यान रखना आप। तो बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा एसएल थाउसेन। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं एसएल थाउसेन, जो भी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। सशस्त्र सीमा बल ये भारत और नेपाल और भारत और भूटान के बीच की जो बाउंड्री है, सीमा है, उस पर हमारी रक्षा करती है। आपको याद होगा अभी तक जो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे, कौन? संजय अरोड़ा। ये अभी तक सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, एडिशनल चार्ज था। लेकिन अब सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं एसएल थाउसेन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल है। और अभी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे शीलवर्धन सिंह। उसके अलावा सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। एनडीआरएफ के कौन है? अतुल करवाल है। और असम राइफल्स के कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलोंग में, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। आप जानते हो अभी हमारे नए आर्मी चीफ बने थे 29 नंबर के, उनका नाम है मनोज पांडे। और हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। ये भी पॉइंट याद रखना, नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक बनाया गया? तो आंसर होगा जुल्फिकार हसन को। तो अभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जुल्फिकार हसन। इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसे विमान संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करने का काम सौंपा जाता है। और अभी इसके नए महानिदेशक और डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? जुल्फों वाले जुल्फिकार हसन। अच्छा बताओ, अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? राजीव कुमार बने हैं 25वें नंबर के। और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंह लालपुरा। अभी इरडाई के चेयरमैन कौन बने? देबाशीष पांडा बने। और पांडा से याद आएगा पांडे, मनोज पांडे नए आर्मी चीफ बने। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेश गेरा। वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं राजेश गेरा, जिनको अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के तहत भारत सरकार का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राजेश गेरा। बताओ मुझे, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी कौन बने थे? अजय कुमार सूद। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। अभी एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमंत सिन्हा बने। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर ये यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। उन्हें सबसे पहले आपको बता दूं 2003 में जागरूकता पैदा करने और भारत में पोलियो की रोकथाम को बढ़ावा देने की पहल में नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। फिर 2013 में दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ का राजदूत उनको नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ की बात करेंगे, देखो यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। पहले इमरजेंसी भी बीच में आता था, लेकिन अब वो हटा दिया, तो फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी नई हेड कौन बन गई है? कैथरीन रसेल बन गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी यूनिसेफ ने किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया है? तो आंसर होगा रेडियो जॉकी उमर निसार को। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। बढ़ते आगे। अच्छा चलिए बताइए, अभी प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक के लिए। तो इसे कहेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, होता क्या है इस योजना में? देखो, इस योजना का जो लक्ष्य है वो है युवाओं को गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार मुहैया करवाना। उन्हें इसमें लोन दिया जाएगा। और अभी इसमें अगर बात करें कि विनिर्माण इकाइयों के लिए परियोजना की अधिकतम लागत को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया।
वैसे इस योजना की शुरुआत हुई थी कब? 31 मार्च 2008 को, और अभी इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब 2-3 योजनाएं मैं आपको याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। आप जानते हो रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए इसे शुरू किया गया था कोरोना काल में, जिसमें 10,000 रुपए का लोन देते हैं। यहाँ पे स्वनिधि का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। वैसे इसे 2022 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया गया कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक के लिए। और एक आप पढ़ोगे प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में, जिसमें आपको बताया साल में 2-2 हज़ार रुपए करके 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं किसानों को, जिसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था। कब? 24 फरवरी 2019 को। एक आपने पढ़ा होगा उज्ज्वला योजना, जिसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था बलिया यूपी से। उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन देना। और उज्ज्वला योजना 2.0 को महोबा यूपी से शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को। इसका उद्देश्य था 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका पूरा नाम आप जानते हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है हर साल। इसको रांची झारखंड से शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। अब यहाँ से एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला भी जिला कौन सा बना है? यह आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस कंपनी ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा एलआईसी ने। तो अभी भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। तो इस बीमा रत्न योजना का उद्देश्य क्या है? पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार। अच्छा, एक बीमा योजना आपने सुना होगा, नेथन्ना बीमा योजना। बताओ किस राज्य ने इसे शुरू किया था हथकरघा और बुनकरों के लिए? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बात करें तो हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नाम से एक अभियान शुरू किया था। और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ फिर से बन गए तपन सिंघल। और एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अभी वोल्ट प्रोग्राम शुरू किया था। ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे इसमें, याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय सरकार की एक परियोजना है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जो कि जमीनी स्तर पर शासन एवं सेवा वितरण में सुधार से संबंधित है। और अभी इसी परियोजना के लिए मेघालय सरकार ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित अवार्ड, जिसे कहते हैं WSIS, यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता है। और इस साल विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की ये एकमात्र परियोजना है। देखो, मेघालय की बात करें तो इसकी कैपिटल शिलोंग है। यहीं पे आपको असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अभी आपको याद होगा, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया था। यह भी एक नया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान, जिसका नाम है आंचल, ये शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया गया है। तो इस अभियान को गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। आपको याद होगा, राजस्थान में, अभी राजस्थान के कोटा में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया था। और छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया था, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए मिलेंगे। चलो मुझे बताओ, मातृशक्ति उद्यमिता योजना को अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? हम बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी किसने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो आंसर होगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आप जानते हो कौन है ये? केंद्र सामाजिक व अधिकारिता मंत्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गरीब छात्र हैं उनको भी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन मिल सके।
मतलब अगर कोई छात्र मेधावी है यानी कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो गरीब है, गरीबी के कारण उसका परिवार उसको नहीं पढ़ा पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल की फीस और उनके रहने का पूरा खर्च ये विभाग उठाएगा। ये योजना किस कक्षा के लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई बच्चा 9वीं क्लास में एडमिशन ले रहा है या 11वीं क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उन बच्चों के लिए है ये। और इसमें ऐसे बच्चे आएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। आपको याद होगा अभी इसी मंत्रालय ने ई स्टडी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था जिसका नाम है तपस। तपस का क्या मतलब हो गया? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। अभी इसी मंत्रालय ने भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए स्माइल योजना भी शुरू की थी। स्माइल का क्या मतलब हो गया? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने ही प्रधानमंत्री दक्ष नाम से एक पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था जिसका उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना। ये सब याद रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो आंसर होगा एनसीसी। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प। तो एनसीसी ने ये पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया जिसका उद्देश्य है जो झील हो गई, जो समुद्री तट हो गए और दूसरे जो जलीय निकाय हो गए वहां पे मौजूदा प्लास्टिक और कचरे को साफ करना इसका मुख्य उद्देश्य है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। एनसीसी की स्थापना होती है 1948 में। और पूछे किसकी सिफारिश पे स्थापना होती है तो एनएच कुंजरू समिति। इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है गुरबीर पाल सिंह। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अच्छा, अभी आपको याद होगा सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? एसएल थाउसेन बने थे। अब आप मुझे बताओ बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अभी 1 जून 2022 को एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल को लॉन्च किया। तो इस वर्टिकल के माध्यम से कंपनी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स इन हाउस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ही हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना होती है 2009 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसने वॉल्ट प्रोग्राम शुरू किया था। एलआईसी ने अभी बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए अंशुल स्वामी। ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ए मणिमेखलाई। तो अभी केंद्र ने ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। किनकी जगह ली? राजकिरण राय जी की। अच्छा, अभी सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन कौन बनी थी? संगीता सिंह। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी माधवीपुरी बुच। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? शांति श्री धुरीपुरी पंडित। देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको याद होगा 2 बैंकों का इसमें मर्जर हुआ था, विलय हुआ था। एक तो था आंध्रा बैंक और एक था कॉरपोरेशन बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना होती है 1919 में। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है अभी किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा स्वरूप कुमार साहा को। तो अभी सरकार ने स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने एस कृष्णन की जगह ली है जो अभी अभी रिटायर्ड हुए थे और अभी नए बन गए स्वरूप कुमार साहा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बताओ कौन है? माधवीपुरी बुच है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी का नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ है। और ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन है? अलका मित्तल है। चलो आप मुझे बताओगे क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? तो आंसर होगा धृति बनर्जी। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। अभी इन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है आयु। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं
कि भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या था, आयुष आपके द्वार अभियान। और आयुष मंत्रालय ने ही अभी अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला भी रखी थी। कहाँ पे? हैदराबाद में। और उस अकेडमी का नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और योग दिवस तो आपको बताइए 21 जून को। और इस बार योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने समुद्री तटों पर अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, उन्होंने राज्य के समुद्री तटों पर शराब पीना, गंदगी फैलाना और अवैध गतिविधियों की शिकायत के लिए ये बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसके जरिए उल्लंघन की सूचना सीधे पर्यटन विभाग को दी जा सकेगी। अच्छा, यहाँ पे विजिल नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए सी विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। मतलब इसकी मदद से आप चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकोगे। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है जो कि मंडवी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना। एक तो देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा, और अभी हर घर के लिए ODF और बिल हासिल करने वाला पहला राज्य भी बना है गोवा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है गजट रिव्यू के द्वारा किस भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 वैश्विक शेफ में स्थान दिया गया? तो आंसर होगा विकास खन्ना। तो मिशेलिन स्टार सेलिब्रिटी शेफ हैं विकास खन्ना, जिनको गजट रिव्यू के द्वारा दुनिया के टॉप 10 वैश्विक शेफ में स्थान दिया गया, जो प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय शेफ बन गए हैं। और गजट रिव्यू ने विकास खन्ना को 6ठा स्थान दिया। वैसे इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे। वैसे विकास खन्ना को दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाने के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया था सतीश अडिगा को। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? JC चौधरी ने। और 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? विनोद शर्मा को। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का भी नया संस्करण जारी किया है और इसमें पूरे एशिया के 31 देशों के 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। और 2022 की इस रैंकिंग में बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर है। आपको बता दूं, इसमें 118 विश्वविद्यालयों के साथ जापान टॉप पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है और भारत 71 विश्वविद्यालयों 71 यूनिवर्सिटीज के साथ इसमें तीसरे स्थान पर है। और आपको बता दूं, इस पूरी लिस्ट में टॉप 50 में आने वाला एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट कौन सा है? IISc बंगलुरु, जो कि 42 नंबर पर है। बात करें पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? चाइना की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। तो ये याद रखना आप। चलिए बताइए, अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखने की घोषणा कर चुकी है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? विनय कुमार सक्सेना बने। और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन अभी कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में ही। और अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। और अभी MSME मंत्रालय ने कहां पर पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो भी आंसर होगा दिल्ली। अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहां पे शुरू हुई? दिल्ली में ही। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। और देश का पहला स्मोक टावर ये भी लगा है दिल्ली में। और भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहां पे बना? तो आंसर होगा दिल्ली में। चलो बताओ, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, जो कि इसका 8वां संस्करण था? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। तो ये सारे ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री स्कूल। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, अभी उन्होंने कहा कि केंद्र जो है ये प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य है छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला होंगी। तो केंद्र सरकार देश भर में लगभग 11,000 प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करेंगी।
यानी कि देश भर में जितने भी सरकारी स्कूल है ना, उनमें से 1% को प्रधानमंत्री श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और इस तरह से लगभग 11,000 के करीब बनेंगी। तो क्या होगा इन स्कूलों में? इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा, इनमें सभी भाषाओं पर जोर दिया जाएगा, इन स्कूलों में किताबी शिक्षा के अलावा स्किल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 के जो सिस्टम है उसके आधार पर ही यहाँ पे पढ़ाई होगी। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरे नंबर की है, जो अभी 2020 में आई थी, कितने सालों के बाद? 34 सालों के बाद आई थी। इससे पहले वाली आई थी 1986 में, उसके बाद ये आई 2020 में। और इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक, और दूसरा बना मध्य प्रदेश। किसकी सिफारिश पे आई है अगर पूछेंगे तो? कस्तूरी रंगन समिति। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर में। परम अनंत ये एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे अभी आईआईटी गांधीनगर में शुरू किया गया। और देखो, जब भी सुपर कंप्यूटर वाला प्रश्न आता है तो एक लाइन में आपको बार बार क्लियर करता हूं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इन्हें स्थापित किया जा रहा है। ये जो मिशन है 2015 में शुरू हुआ था और कब तक के लिए है? 7 साल तक के लिए है, यानी कि 2022 तक के लिए है। उद्देश्य क्या है इस मिशन को शुरू करने का? 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना और इन सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना इसका उद्देश्य है। किसने शुरू किया? सीडेक ने। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय पुणे में है। ये संस्था सुपर कंप्यूटर बनाती है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परम प्रवेगा के बारे में। इस सुपर कंप्यूटर को आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। हमने परम गंगा के बारे में पढ़ा। इस सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताया मैं आपसे क्या पूछूंगा? गंगा, ऑपरेशन गंगा, ये क्या था? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ये दोनों भी याद रखना। अभी परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा जिसे आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। और एक परम पोरुल पढ़ा था हमने, इसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया था। वैसे भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम 8000। वैसे भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को, और विश्व में सैमोर क्रे को। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड एक डे भी होता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो हम कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अच्छा, आपको पता है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी तक हम बोलते थे फुगाकू है, जापान का। लेकिन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब फुगाकू से भी एक तेज सुपर कंप्यूटर आ गया। आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसका नाम बताओ और वो किस देश का है, ये आप मुझे बताओ। देखते हैं किस किस को पता है, किस किस को याद है। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो जिरकॉन ये कैसी मिसाइल है? याद रखना, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहां पे हाइपरसोनिक से क्या समझते हो आप? जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा हो। देखो, स्पीड को आप ऐसे डिवाइड करो। देखो, साउंड की स्पीड को हम कहते हैं 1 मैक। अगर किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी मिसाइल, उसकी स्पीड 1 मैक से कम है तो हम उसे कहेंगे सबसोनिक। अगर उस ऑब्जेक्ट या मिसाइल की स्पीड 1 मैक से तो ज्यादा है लेकिन 5 मैक से कम है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है तो फिर हम उसे कहेंगे हाइपरसोनिक। क्लियर है ये? और क्रूज का मतलब क्या हो गया? फायर एंड फॉरवर्ड, दागो और भूल जाओ मिसाइल। मतलब आप एक बार मिसाइल चला दो निशाना लगा करके, फिर आपका ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव करेगा तो आपकी मिसाइल भी इधर उधर मूव करेगी और उसे फोड़ के दम लेगी। तो यही है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, जिसका भी सफल परीक्षण किया रशिया ने। वैसे इसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी? आपने कह दिया 5 मैक से ज्यादा है, लेकिन है कितनी? 9 मैक, यानी कि साउंड की स्पीड से 9 गुना ज्यादा है ये। अच्छा, क्या आप मुझे बताओ, भारत के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? आंसर होगा नहीं है। क्या भारत के पास कोई सुपरसोनिक मिसाइल हैगा? तो आंसर होगा यस। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल, जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया, जिसकी स्पीड है 2.8 मैक। ये विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी सुन लो। क्या भारत के पास कोई सबसोनिक मिसाइल है? तो आंसर होगा निर्भया है तो सही। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस देश ने पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय गेहूं की खेप को अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो आंसर होगा तुर्की। वैसे अभी इसका नया नाम क्या हो गया? तुर्की। ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो एक्चुअली में रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से उपजे गेहूं संकट के बीच तुर्की ने भारत से आए गेहूं की खेप को लौटा दिया है। कारण क्या? कारण बताया, तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस पाया गया। तो तुर्की ने यह फैसला ऐसे समय लिया जब गेहूं संकट बना हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प खोजे जा रहे हैं। और इन भाई साहब की अकड़ देखो। चलो आप मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। और अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। वैसे तुर्की की बात करेंगे, तुर्की ये नाम हो गया अब इसका कैपिटल है अंकारा, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगान। चलो मुझे ये भी बताओ कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पे खोला गया है? बाकी आपको बताया तुर्की के इस्तांबुल में अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA वुमेन्स विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण हुआ था, जिसमें भारत ने 3 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड था और 2 ब्रोंज थे। बताओ आप मुझे, इसमें गोल्ड किसने जीता था? और इस चैंपियनशिप में टॉप पे टर्की रहा था जिसने 5 गोल्ड जीते थे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने और ई स्टाम्प सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टाम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो अब अलग अलग कीमत के स्टैम्प पेपर ई स्टैम्प के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। पहले ई स्टैंपिंग की सुविधा केवल 20,000 रुपए से ऊपर के स्टाम्प पेपरों पर ही उपलब्ध थी, पर अब यह सुविधा 1 रुपए के स्टाम्प पेपर तक कर दी गई है, यानी कि सभी स्टाम्प पेपर अब ई स्टैम्प के रूप में उपलब्ध होंगे। इस निर्णय से सालाना करीब 35 करोड़ रुपए की बचत होगी जो स्टैम्प पेपरों की छपाई पर खर्च होते थे। तो यह आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, भजन सोपारी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? संतूर वादक से। तो संतूर वादक और पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपारी अभी इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे और ये जो भजन सोपारी थे ये संतूर के संत और स्ट्रिंग के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्हें 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2004 में पद्मश्री मिला। इनका जन्म हुआ था 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोर में। अच्छा, संतूर वादक से आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले भी पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वो भी एक संतूर वादक थे। और उनसे पहले पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ था जिनका संबंध कत्थक से था, लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे वो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ये राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है और इस अभ्यास को जाति आधारित गणना कहा जाएगा। और राज्य सरकार जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े, जो भी डेटा होंगे उनको समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित करेगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है फागू चौहान। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। आप जानते हो कोसी मोची जोड़ परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो यूरोपीय आयोग में शामिल होने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 की शुरुआत से ही यूरो मुद्रा, यूरो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार है। और यह कदम क्रोएशिया को एकल मुद्रा का उपयोग करने वाला 20वां यूरोपीय देश बना देगा। क्रोएशिया, याद रखना, ये यूरोपियन यूनियन का नवीनतम सदस्य देश भी है। तो वैसे अभी क्रोएशिया की करेंसी क्या है? कुना। तो अब यूरो को अपनाने से क्रोएशिया निवेशकों और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक क्षेत्र बनेगा और इससे वहां के इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी, क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, आर्थिक संकटों से निपटने में सहायता मिलेगी उसे। चलो मुझे बताओ, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब है। प्रेसिडेंट कौन है? ज़ोरन मिलनोविक। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने ऑपरेशन महिला सुरक्षा को शुरू किया? तो आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने।
इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, महिला की सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। और अभी इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने 700 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो अनाधिकृत तरीके से महिलाओं के आरक्षित डब्बों में यात्रा कर रहे थे। आपको इससे याद आता होगा, अभी कुछ समय पहले दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने कोलकाता में महिलाओं को सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली को शुरू किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से है ये। अच्छा, इसी तरह से ऑपरेशन उपलब्ध के बारे में हमने पढ़ा था। टिकट बुकिंग की कालाबाजी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था आरपीएफ ने। ऑपरेशन आहट की बात करेंगे तो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने इसको शुरू किया था, ऑपरेशन आहट को। एक मिशन अमानत भी था। रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने यह मिशन अमानत शुरू किया था। अच्छा, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। इसी तरह से ऑपरेशन परिवर्तन आपने सुना होगा, इसको आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। क्यों? भांग की खेती को खत्म करने के लिए। और अभी आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क भी शुरू किया था, अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए। और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। अब आप मुझे बताओ, विनय कुमार सक्सेना नाम आपने सुना होगा, ये क्या बने? अभी बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ कांगड़ा घाटी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने अभी 2 जून 2022 को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव का उद्घाटन किया। ये जो महोत्सव है, ये गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। और देखिए, अभी ये प्रश्न इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल ये उत्सव 10 साल के गैप के बाद आयोजित किया जा रहा है। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हो गए और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग टनल भी मिलेगी, जिसका नाम अटल जी के नाम पर रख दिया गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अच्छा, आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, ये 100वां हर घर जल वाला जिला भी बन गया है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान से सुनो। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे कांगड़ा नाम सुनते ही आपको कुछ याद आया होगा। कई बार हमने पढ़ा है उसको कि हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है, इसको जल्द ही एक यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिलेगा। तो कांगड़ा वाला अगर वो आपने प्रश्न पढ़ा होगा और ये अगर महोत्सव आपके एग्जाम में आ जाता है तो भी आप उत्तर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं पुराने जो पॉइंट्स है करंट अफेयर्स है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। इसीलिए आपकी रिवीजन वाली क्लास हमने चला रखी है, तो उसको देखो, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ना मिले तो मत देखना, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में संप्रीति 10 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है ये संप्रीति एक्सरसाइज। 10 मतलब ये इसका 10वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? अभी बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में हुआ। कब से कब तक? 5 से लेके 16 जून तक ये हुआ। अच्छा, वैसे बांग्लादेश के साथ हमने और कौन सा एक्सरसाइज किया? एक हमने किया था अभी बोंगो सागर नाम का एक्सरसाइज। उससे पहले कॉर्पेट नाम का एक्सरसाइज भी हमने बांग्लादेश के साथ में किया, जिसके प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। कैपिटल है ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में मिलेगा आपको।